नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलीप और स्वागत है आप सभी का कनिसा एस्ट्रो हेल्प में। बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक है हमारे भारत देश के बारे में, हमारी भारत माता के बारे में। क्या रहेगा हमारे देश का भविष्य, ज्योतिष के अनुसार हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अगर हम किसी देश की बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं या उसके भविष्य को ज्योतिष के तरीके से समझना चाहते हैं, तो पहले तो ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है वो उन्हीं भारतीयों के लिए है जिसको अपनी धरोहर ज्योतिष पर गर्व है, जिस पे उस पे विश्वास है। तो अगर हमको देखना हो तो हमें एक तो उस कुंडली को देखना होता है जो भारत की कुंडली है। भारत की भी दो कुंडलियां हैं, एक अखंड भारत की कुंडली है, एक वो कह सकते हैं जब भारत को आज़ादी मिली थी, या कह सकते हैं कि वो 15 अगस्त 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसको हम बहुत मेन कुंडली मानते हैं। वो एक तरह का पुनर्जन्म हो गया भारत का, क्योंकि उससे पहले भी भारत तो रहा है, पर जब कोई चीज़ आती है तो उसका एक तरह से वो कुंडली मान्य होती है। आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा जब माता के गर्भ में आता है तो उसी समय भाग्य तो निर्मित हो जाता है, पर हम जो कुंडली देखते हैं वो देखते हैं कि जब बच्चे की बर्थ होती है, तो आप उसको देखें या इसको देखें, रिजल्ट काफ़ी हद तक मिलते हुए आते हैं, क्योंकि उसका टाइम आप 100% नहीं कह सकते कि किस समय एग्जैक्टली मिलन होगा, तब बच्चे का जीवन शुरू होगा। इसलिए वही देखते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। ठीक इसी तरह ये है, तो हम उस कुंडली को देखते हैं। इसके साथ साथ जो भारत के नेता हैं फिलहाल में, चाहे वो कोई भी लीडर हो, फिलहाल में जो उसको लीड कर रहे हैं उनकी कुंडली भी बहुत महान होती है। अगर आपको ये पता ना हो देश की एग्जैक्ट डेट और व्यक्ति की कुंडली पता है तो आप उससे भी आप आइडिया निकाल सकते हैं, वो भी कई हद तक सही होता है। तो हमारे केस में ये सौभाग्य की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का काफ़ी हद तक एक आइडिया है, पता है। तो देश की भी कुंडली का हमको पता है, तो उस चीज़ में कि भाई डाटा जो है काफ़ी हद तक ठीक है। अगर हम बात करें चाइना की, तो उसमें चाइना की जो कुंडली है वो तो काफ़ी हद तक ठीक ही है, चाइना की कुंडली। पर जो उनके जो नेता हैं शी जिनपिंग, उनकी जो कुंडली है उस पर थोड़ा सा मतभेद है, शक है। ऐसा लगता है कि वो कुंडली जैसे 12 बजे का जो टाइम दे दिया गया है वो उतना शायद एग्जैक्ट कुंडली नहीं है, तो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी क्या दशा महादशा चल रही है। पर चाइना की कुंडली को हम ज़्यादा महत्व देंगे, भारत देश की कुंडली को और भारत के प्रधानमंत्री की कुंडली को। जो लोग सिर्फ भविष्यवाणी जानने में उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें ज्योतिष का उतना पता नहीं है, पर अपने कार्य की वजह से जो भी है, पर ज्योतिष में उनका विश्वास है, तो पहले मैं उसी एस्पेक्ट को लेके चलूँगा कि जो सामान्य व्यक्ति की समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा, और उनको इसका थोड़ा आइडिया भी हो पाएगा कि भविष्यवाणी क्यों हो रही है, किस आधार पर, कुछ तो आधार होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा डिटेल में जाएंगे उनके लिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब जो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं और तभी उस पर भरोसा करना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं। तो हमको जाना होगा, अगर हम भविष्य को जानना चाहते हैं तो हमें जाना होगा भूत की ओर, क्योंकि भूत में ही भविष्य के बीज छुपे होते हैं। ये बहुत महापुरुषों ने कहा है, कोई मेरी वाणी नहीं है, मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर हम भूत में जाते हैं, महाभारत काल में जाते हैं, क्योंकि तभी एक तरह से कह सकते हैं कि युद्ध हुआ था जो बहुत भयंकर हुआ था। बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी जीवन खो दिया था, और युद्ध के बाद सिर्फ कह सकते हैं कि एक समय बदला था महाभारत के युद्ध के बाद। और अगर हम उस समय जाएं तो वहाँ ग्रंथों में विवरण मिलता है कि अक्टूबर के आसपास का ये समय था। वहाँ पर ये विवरण मिलता है कि इस तरह के ग्रहण का भी विवरण मिलता है कि जब एक ही महीने के अंदर, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब जनवरी के अंदर, इसका मतलब है 30 दिन के आसपास के अंदर 3 ग्रहण हुए थे।
उस समय। और उस समय भी 5 ग्रह करीब एक साथ आ गए थे। 2 तो सूर्य चंद्रमा, इसके अलावा आपके शनि और गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और ग्रह उस समय साथ में आया हुआ था। जैसे अगर हम भारत की कुंडली भी देखें तो भारत की जो कुंडली है जिसको हम ले रहे हैं, उसमें यहाँ द्वितीय भाव में आपके देखिए चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। अब बुध और शुक्र तो पास पास रहते ही हैं सूर्य के, तो एक तरह से वो एक घर में आ गए, ये बड़ी बात है। इसके साथ साथ शनि का वहाँ आना जो है और चंद्रमा का वहाँ आना, ये विशेष बात है। सूर्य चंद्र जब भी आप पास में आते हैं और ग्रह जब उनसे जुड़ते हैं तो एक्चुअली जो सूर्य हैं वो सत्य को दिखाते हैं, प्रकाश को दिखाते हैं। और जब ये सब और ग्रह इनके पास आते हैं, ग्रहण ये एक तरह का दिखाता है कि हमारी जो ऊर्जा है, या कह सकते हैं कि जो सत्य है, उस थोड़ी समय के लिए कुछ ना कुछ उस पर संकट आने वाला है। तो संकट के रूप में अक्सर युद्ध ही आता है। युद्ध कभी भी अच्छे नहीं होते, वो भले ही किसी अच्छे उद्देश्य के लिए लड़े जाते हैं, पर उनसे बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। और ये सबसे आखिरी एक डिसीजन होता है, पर कई बार लेना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ यही रास्ता बचता है। पर वो हमेशा बुरा समय ही होता है, जब इतना विनाश होता है, इतना समय होता है, कठिन समय होता है, इतनी जाने जाती हैं और भी बहुत सारे के घर बर्बाद होते हैं एक तरह का, तो ये बहुत बुरा समय ही होता है। और इसके इंडिकेशन हमें भूत से लेने होंगे। तो महाभारत काल में इस तरह का निर्णय मिलता है कि जब ग्रहण हुआ, बहुत सारे ग्रह एक साथ आए, एक बात हुई। उसके बाद महाभारत काल में ही से पहले, महाभारत काल से भी पहले जब रामायण की बात आती है तो उसमें एक कथा है जिसमें महर्षि जो वशिष्ठ और महाराजा दशरथ एक यज्ञ कराते हैं किसी बहुत बड़े युद्ध वगैरह, कुछ बहुत बड़ी दुर्घटनाओं को टालने के लिए। तो उसमें विवरण मिलता है कि जब भी रोहिणी नक्षत्र में पाप ग्रह आते हैं, जब भी रोहिणी नक्षत्र में पाप ग्रह आते हैं, तो ये समय भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक विशेष यज्ञ कराए गए हैं, उसका अनुष्ठान किया गया है। श्री दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने वो यज्ञ किए हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने जो भूत से देखी कि ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा और आगे देखें कि क्योंकि पहले बात करने से पहले हमें देखना है कि ये बातें पहले भी हो चुकी हैं या कोई नई बात ऐसे ही कहीं से भी आ गई है। तो अगर थोड़ा सा और हम देखें, भारत की कुंडली को ही देखें, तो देखिए यहाँ पर आपके 5 ग्रह साथ भी आए हुए हैं, वो भी तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो है युद्ध का भाव होता है, युद्ध का जो भाव है वो तृतीय भाव है, अष्टम से अष्टम है। अष्टम को बोलते हैं आयु भाव या मृत्यु भाव, और तृतीय भाव को बोलते हैं पराक्रम। पराक्रम ऐसा पराक्रम जिसमें मृत्युआं हों, जिससे मृत्यु मिले बहुत लोगों को, एक तरह का। तो ये एक लॉजिक है जो हमारे पास होना चाहिए, तो इसको युद्ध का भाव कहा गया है। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, या ऐसे नेताओं के उसमें बहुत बड़े बड़े युद्ध शुरू किए हैं, जैसे कि जॉर्ज बुश हुए, जिनके तृतीय भाव में या तो चंद्रमा रहा है, कुछ ग्रह रहे हैं, तो युद्ध की संभावना बनती है। एक तो ये बन रहा है। दूसरा, पाप ग्रह जो है वो भी देखिए आपका वृषभ में है, वृषभ में ही रोहिणी नक्षत्र होता है। तो ग्रह जब भी आते हैं तो एग्जैक्टली ये नहीं है कि नक्षत्र जिस दिन घुसेगा उसमें कोई पाप ग्रह तो उस दिन ही युद्ध होगा, वो इंडिकेट करते हैं, वो एक इंडिकेशन देते हैं कि भाई उस नक्षत्र में जब ग्रह आएगा तो उसके बाद कहीं युद्ध हो सकता है, उसके आसपास युद्ध की चीज़ें बनेंगी। पाप ग्रह, हालांकि उसमें शनि के बारे में बात की है, पर यह बात राहु पर भी लागू होती है। अगर हम भारत का भविष्य देखते हैं तो राहु का एक बड़ा ही रोल रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु रही हो, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु रही हो, तो उसमें आपको राहु का वृषभ में प्रवेश और
इन अच्छे नक्षत्रों को ग्रसित करना मिलता है। इसी के बेस पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहे हैं कि भाई अब ना बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तख्ता पलट हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसने अपने आप ने सोचा नहीं होगा। आज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, और वो रीजन नहीं बता रहे हैं उसका, कुछ लोग बता भी रहे हैं, पर रीजन यही है। एक तो 23 सितंबर के बाद राहु जो हैं, जो वृषभ में आ रहे हैं, ये कई बार भारत के इतिहास में सरकारें सत्ता बदल चुके हैं, बहुत बार बदलाव आया है, तो उसका एक इंडिकेशन है। उसी के ऊपर ये भविष्यवाणी आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, थोड़ा इतिहास से पढ़ के, कि जब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इस पर। इसके साथ साथ शनि जो हैं यहाँ आ चुके हैं मकर में, गुरु भी आ चुके हैं, और यहाँ से सीधा इसी तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो वो एक एक्टिवेट कर चुके हैं पहले ही किसी युद्ध होने को, युद्ध जैसी समस्याएं होने को। वो पहले ही उसका एक तरह की प्रक्रिया तो चालू हो गई है। वैसे प्रक्रिया जो चालू की है वो तो खुद उसी ने की है जिसका विनाश एंड में होना है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि जो युद्ध की शुरुआत होती तो वो तो कौरवों ने ही की थी, और ये सोच कर ही की थी कि वो शक्तिशाली हैं, वो उसे जीत जाएंगे। तभी मैंने महाभारत का वो लिया भी। तो वही आजकल हो रहा है। कोई जो अपने आप को, जिसने कुछ ऐसी घटना की है जिसकी वजह से आजकल सभी लोग प्रॉब्लम में हैं और इतनी मौतें हो रही हैं, बहुत अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ये बनाया हुआ कोई जीवाणु हथियार है जिसको हम कह रहे हैं। तो एक तरह का युद्ध तो शुरू हो चुका है, और जिसने शुरू किया है उसी के लिए इन द एंड जाकर खराब साबित भी होगा। उसी के ऊपर उस जो भी किया है, बोलते हैं ना पाप का घड़ा भरकर डूबता है, तो वो वाली बात होगी। पर अभी बढ़ेगा, थोड़ा सा घड़ा बढ़ रहा है। वैसे तो देखिए कितनी मौतें हो रही हैं, तो बढ़ तो रहा है पर डूबेगा भी। पर इसमें उसको थोड़ा सा ये भी मिल रहा है फिलहाल में, थोड़ा सा कि उसको ऐसा लगेगा वो थोड़ा डोमिनेंट भी होगा। पर जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास भारत की स्थिति थोड़ी मजबूत होने लगेगी, उसको झटका लगेगा चाइना को। इससे पहले भारत के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है। पाकिस्तान वगैरह भी उसकी तरफ आ सकते हैं। आप नेपाल को तो देख ही रहे हैं वो क्यों हो रहा है, आप सब समझ सकते हैं। उसी का उसमें हाथ है, ये पॉलिटिक्स है, ये उसका सोचा समझा जाल, सोचा समझा खेल है जो हो रहा है। धीरे धीरे इसके जो हैं सबूत भी मिलने लगेंगे जो बाहर के देश हैं। अभी हम भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि पर ज्योतिष के नज़रिए से ऐसा लगता है, पर इसके सबूत भी सामने आएंगे। और वो एक, जिसे कह सकते हैं यू टर्न, एक ट्विस्ट होगा। वो एक ट्विस्ट होगा जिसमें जो एक कह सकते हैं कि एक जो चाइना की तरफ से तो अनहोनी जैसा कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सब कुछ प्लान करके सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक से सब कुछ उल्टा ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया के साथ आ जाएंगे धीरे धीरे करके, और उनको इस चीज़ का काफ़ी हद तक पता भी लग जाएगा कि जो इसका जो सबका कारण है वो चाइना खुद ही है, और उसी ने ही ये सब कुछ फैला है। तो इस तरह से एंडिंग में तो हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है, और उसके बाद भारत काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर उभरेगा भी, और धीरे धीरे फिर तरक्की की तरफ भी जाएगा। अब कितना विश्वगुरु बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो मैं अभी तक मेरे नज़रिए से नहीं देख पा रहा हूँ, पर इतना है कि हाँ, भारत की स्थिति सुधरेगी, भारत को लोगों का साथ मिलेगा, भारत के साथ लोग आएंगे, दूसरे देश जुड़ेंगे, चाइना का घड़ा बढ़ के डूबेगा, भर कर डूबेगा। और इसके ठोस प्रमाण ज्योतिष की नज़रिए से दिखते तो हैं, और वो भी अगर हम कुंडलियों के विश्लेषण पे थोड़ा आ जाएं, थोड़ा भविष्यवाणी के बारे में हमने बताया, उसका थोड़ा रेफरेंस भी लिया कि महाभारत, दशरथ जी की कहानी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सत्ता पलट वगैरह, तो ये भी चांसेस है कि बहुत विरोध सहना पड़ेगा सत्ता को, जो भी है, और बहुत कठिन समय है।
पर यह है कि इस तरह का कठिन समय है जो समय तो टाला नहीं जा सकता, समय तो है ही, पर अगर हम सब एक साथ मिलकर रहे, जो कि हमारी ताकत है भी, हमारे तृतीय भाव में इतने सारे ग्रह हैं जो पराक्रम को दिखाते हैं, तो कैसी भी मुसीबतें आई भारत ने उस पर इन द एंड विजय पाई है, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे ग्रह भाग्य भाव को देख रहे हैं। चूँकि भाग्य भाव में शनि वगैरह ये सब आ चुके हैं, वो इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। और अगर हम भारत की जो दशाएं देखें, एक तो शनि चंद्र की दशा चल रही है, विषमोत्तरी दशा चल रही है जो इसी घर में आती है, तृतीय भाव में। इसके अलावा शत त्रिमशत समदशा जो एक ऑप्शनल दशा होती है जो भारत की कुंडली पर लगती है, आप इसको जगन्नाथ होरा, पराशर लाइट, श्री ज्योतिष स्टार, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर हैं, जिसको ज्योतिष में इंटरेस्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें जो भारत का जो दशा चल रही है वो शनि और शुक्र की चल रही है। शनि शुक्र फिर से यहाँ पर हैं, तृतीय भाव में हैं। अब भारत के तो अक्सर ग्रह यहाँ पर हैं, पर उनको एक्टिवेशन भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शनि हैं वो जिस तारे में है, जिस स्टार में है, उस स्टार का नाम है सैटर्न एंड दुबे, इंग्लिश का नाम है, अरब कंट्रीज़ का नाम है, पर इसको हमारे ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। और ये स्टार जो है अश्लेषा नक्षत्र में पड़ते हैं, अश्लेषा नक्षत्र में पड़ते हैं। और इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो स्टार हैं वो डिस्ट्रक्शन को, वायलेशन को, युद्ध को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कुंडली में इस तरह के योग हैं कि ये समस्या बढ़ सकती है, पर हमारी विजय भी होगी, इसके भी हमारी कुंडली में योग हैं। वो योग कौन कौन से हैं? अगर भारत की हम दशाएं देखें तो काल चक्र दशा देखें या फिर चरा दशा देखें, वो दोनों ही मीन बनती हैं। और ज्योतिष सिद्धांत का बहुत अच्छा रोल है कि अगर दशा से तीसरे भाव में मेलेफिक आते हैं तो विजय को दिखाते हैं। तो अगर मीन को देखें तो मीन से 1, 2, 3 में राहु हैं जो कि भारती की विजय को दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भारत के नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली में विजय के योग हैं। विजय के योग है मतलब अगर कोई प्रॉब्लम, किसी संघर्ष में वो जाते हैं तो उससे उभर कर आएंगे, जैसे कि अपनी लाइफ में भी वो आए हैं। उनका नक्षत्र अनुराधा है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि वो व्यक्ति नीचे से ऊपर जाते हैं काफ़ी मेहनत करके, और एक अच्छा स्टार है अनुराधा। पर फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चरा दशाओं की। तो अगर नरेंद्र मोदी जी की ये जो कुंडली है, जिसमें लग्न में ही लग्न के स्वामी चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा योग है, भाग्य का भी योग है, पराक्रम का भी योग है। इसके साथ साथ पराक्रम के स्वामी जो हैं वो 10वें भाव में हैं शनि, जो शुक्र के साथ हैं, जो शुक्र जो हैं 12वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों में काफ़ी हद तक ये अपना प्रभुत्व जमा पाएंगे, विदेशों से इनको थोड़ा सहायता भी मिलेगी विदेश नीति वगैरह में। 7वां भाव बिजनेस का भी है, वो 10वें भाव में आ रहा है। तो बिजनेस मतलब होता है कि व्यक्ति को समझना, समय के अकॉर्डिंग निर्णय लेना, कूटनीतिज्ञ होना भी 7वें भाव से देखा जाता है। तो वो भी उनकी भी इनको समझ है। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो 9वें भाव पर पड़ रही है, तो ज्ञान को राहु के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना वो इनको आता है। अगर दशाओं की बात करें तो फिलहाल में चंद्र शुक्र की दशा चल रही है, और मई से चंद्र सूर्य की दशा शुरू होगी। दोनों ही जो ग्रह हैं, शुक्र हो या सूर्य हो, अपने अपने नक्षत्रों में है। शुक्र पूर्व फाल्गुनी में, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में। तो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है इन द मोमेंट। तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि जिसका चार्ट होता है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, उसके चार्ट की कैसी दशाएं हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके चार्ट में जो 6ठे भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो लग्न में बैठकर राजयोग बना रहे हैं। तो 6ठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। तो शत्रु पर विजय का योग बना हुआ है। तो प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम चल भी रही है, क्योंकि
इनकी जो दशा चल रही है वो भी चंद्रमा और शुक्र की चल रही है। चंद्रमा और शुक्र की चल रही है। चंद्र जो है नवमेश हैं, लग्न में बैठे हैं, और जो शुक्र हैं वो 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम के हैं। तो 12वें भाव का स्वामी एक तरह से शुक्र जो है उसके मित्र भी नहीं है, चंद्रमा के मित्र नहीं है शुक्र। चंद्रमा की तो किसी से बैर नहीं है, पर शुक्र चंद्रमा से मित्रता नहीं रखते हैं। उन दोनों की दशा चल रही है, 10वें भाव में दशा चल रही है। तो पराक्रम के उसमें आया हुआ है शुक्र, जो 12वें भाव का भी मालिक है। तो बाहर से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ सकती है कर्म के क्षेत्र में, जो आपका कर्म क्षेत्र है। तो इनका कर्म क्षेत्र तो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अपने देश की कार्यकलाप जो है उसमें है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम दूसरी आई हुई है, जिसको कोरोना बोल रहे हैं, तो वो भी बाहर से आई हुई हो सकती है। पर जो विजय का जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि उनकी एक तो यही है कि 6ठे भाव का स्वामी जो लग्न में आया हुआ है उससे, दूसरा है कि उनकी जो दशा चल रही है काल चक्र दशा जो है वो वर्गों की चल रही है, कन्या की चल रही है। तो अगर हम कन्या को देखें, कन्या ये, हाँ पहली बात तो कन्या खुद 11वें भाव में पड़ती है, जो कि विजय का भाव है, एक तरह से लाभ का भाव है। तो इन द एंड हमको लाभ होने वाला है, प्रधानमंत्री को इन द एंड लाभ होने वाला है। उससे भी तीसरे भाव में अगर हम चलते हैं 1 2 3, तो फिर से मंगल और चंद्रमा है, जो कि खुद लग्न के स्वामी हैं यहाँ पर मंगल, और चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इन द एंड इनकी कुंडली में 2-2 जीत के योग बने हुए हैं। तो भारत को विजय तो मिलेगी, इन द एंड हम सरवाइव तो करेंगे, पर समस्याएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह के योग बने हुए हैं वो योग पहली बार नहीं बने हैं, भविष्य भूतकाल में भी बन चुके हैं। महाभारत काल में ऐसा योग बना है, रामायण के समय में इसका जिक्र मिलता है, आज़ादी से पहले इसका योग बना था, इस तरह से मिलता जुलता। और आज़ादी हमें मिली ज़रूर, पर कितनी कठिनाइयों के बाद मिली। इसके साथ साथ जब चाइना ने भारत पर जो आक्रमण हुआ था 60-62 में, उस समय भी इसी तरह के योग थे। अगर आप आज से 60 साल पहले जाते हैं तो एक तरह से शनि जो हैं और गुरु फिर से वहीं आ गए हैं जहाँ थे, क्योंकि शनि को एक चक्कर लगाने में करीब 30 साल लग जाते हैं, तो उसका दूसरा चक्कर एक तरह से अगर 60 से हम गिनते हैं तो 2020 आ गई है, तो वो उसी जगह आ चुके हैं। और उस पर राहु का भारत के लग्न में आना ये किसी बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। ये किसी युद्ध को, मतलब जो एक तरह से चल चुका है, और ये समय सिर्फ भारत के लिए कठिन नहीं है, ये समय पूरे विश्व के लिए कठिन है। पर इस तरह का युद्ध नहीं होगा जैसा कि बहुत हम लोग सोच रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि इस तरह से परमाणु हथियार यूज होंगे, बम फटेंगे और मर जाएंगे सब लोग, इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो इस बात का धीरज रखें मन में, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। युद्ध होता रहेगा थोड़ा बहुत, इस तरह से किसी भी देश का विनाश नहीं होगा। यहाँ जो विनाश की जो प्रक्रिया रहेगी आज इस समय में, वो रहेगी इकोनॉमी को कमज़ोर करके किसी चीज़ की। जैसे कि चाइना ने ट्राई किया है कि भाई कोरोना के जरिए यूरोप डाउन हो गया, अमेरिका डाउन हो गया, इंडिया भी डाउन हो गया, सिर्फ उसकी इकोनॉमी थोड़ा चल रही है। तो अब धीरे धीरे ऐसा होगा कि जनवरी के बाद से इसकी शुरुआत होगी, नेक्स्ट जनवरी, और जून तक बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। और उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो नीचे जाने लगेगी, गिरने लगेगी। और इसका कारण यही होगा कि बहुत सारे देश, लगभग सभी देश जो हैं इंडिया के पक्ष में आ जाएंगे, भारत के पक्ष में आ जाएंगे। उसका कारण खुद ही चाइना ने बना दिया है, पहले ही तैयार कर दिया है। जो उसने बनाया तो था जीत के नज़रिए से, कि भाई इस तरह से ये लोग कमज़ोर होंगे, ये लोग कमज़ोर होंगे। जब वो लोग कमज़ोर होंगे, यूरोप अमेरिका, तो मैं जो है भारत, इसके अलावा जो वो जो हरकत कर रहा है, मैं अपना एरिया बढ़ा पाऊँगा। उन लोगों का जो ध्यान रहेगा वो इस चीज़ में रहेगा और मैं विजय प्राप्त कर पाऊँगा। पर उसी का ये क्या कह सकते हैं, एजेंडा उसी के खिलाफ पड़ जाएगा, पड़ेगा ही, होना ही है, पर टाइम लगेगा। और चाइना को एंड में शिकस्त मिलेगी, पर टाइम लगेगा उसमें। अच्छा,
अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उसका भी जो चार्ट है वो बताता है कि वो चाइना की तरफ आएगा तो ज़रूर, पर उसके अंदर, चाइना के अंदर भी गृह युद्ध टाइप की समस्या आएगी पहले तो। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि भारत चाइना की तरफ तो थोड़ा सा अपना जो है मतलब युद्ध चलता ही रहा है, इस बीच में जो इस चीज़ का फ़ायदा उल्टा भारत को हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान उसकी मदद करेगा तो एक तरह से हमें भी एक मौका मिलता है उस पर अटैक करने का, या फिर उसने जो हमारा जो अधिकृत ज़मीन जो घेर रखी है उसको वापस लेने का। तो ग्रह ये बोलते हैं कि काफ़ी हद तक भारत इसमें कामयाब हो जाएगा, और इसका झटका जो बोलते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगा, उस टाइप की सिचुएशन होगी। चाइना इसके बाद काफ़ी हद तक कमज़ोर स्थिति मान लेगा, क्योंकि उधर से तो वो पाकिस्तान की तरफ से कमज़ोर हो रहा है, उधर से दूसरे जो कंट्रीज हैं उस पर बाउंडेशन लगाएंगे, जिसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक बाउंडेशन। पैसा उसके पास कमी आने लगेगी, क्योंकि उसकी जो सारी इकोनॉमी है वो दूसरों पर टिकी हुई है। अगर आप चाइना का चार्ट देखते हैं तो उनके प्रथम भाव का स्वामी जो कि शनि है वो अष्टम में गए हुए हैं, और जो लग्न में जो आए हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा है। तो लग्न में चंद्रमा का आना, सप्तम का सप्तम होता है बाहर के लोग, ट्रेड्स, दुनिया, तो उसकी जो औकात है, उसकी जो स्थिति है वो उनकी वजह से है, दूसरों की वजह से है। और जो उसकी दशा महादशा चल रही है, जो बुध की महादशा चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए बुध जो है, अब देखते हैं किन ग्रहों के स्वामी हैं। बुध जो हैं आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, नवम में ही बैठे हैं। तो अगर वो नवम में अकेले होते तब तो अच्छा था एक हद तक, क्योंकि नवम का स्वामी नवम में ही है, भले ही वो छठे का स्वामी हो, पर वो किसके साथ बैठे हैं ये देखना होगा। अगर हम साथ देखें तो वो अष्टमेश के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। तो अष्टमेश के साथ नवमेश बैठा है, तो इंटरचेंज ऑफ द क्वालिटी, एक दूसरे की जो क्वालिटी है वो बदल जाएंगी। नवमेश अष्टमेश की क्वालिटी ले लेगा, और अष्टमेश क्या दिखाता है, बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, युद्ध। तीसरे से आठवें से आठवां तीसरा है, और तीसरे से आठवां, और तीसरे से अगर हम गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु युद्ध। तो इस तरह की क्वालिटी है बुध में, और बुध के आने से ही, बुध आ गए थे उनके करीब 2019 में ही उसने हरकतें चालू कर दी हैं। वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या कहिए कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। अगर दुर्योधन को ये पता होता कि इल्ज़ाम ये होगा तो वो युद्ध करता ही नहीं। जब भगवान कृष्ण ने उससे कहा था कि भाई 5 गांव दे दो, कह रहे था भैया ले लो, 5 क्या मैं छठा भी देता हूँ, अलग रहो, पर ऐसा नहीं करता व्यक्ति, तो ऐसा वो भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इनकी कुंडली में जो चरा दशा जो अगर हम देखते हैं, काल चक्र दशा, वो कर्क की चल रही है, वो उसमें नीच के मंगल बैठे हैं, और कहा गया है अगर चंद्र से सप्तम में नीच का मंगल है तो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहली बात तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कुटिल होता है, किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से अपना काम निकालने में उसकी बहुत एम्बिशियस होता है, किसी भी तरह से अपना कार्य सिद्धि में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से तो बच के रहना ही चाहिए। पर अगर ऐसे ग्रह की दशा आती है जिसमें नीच का मंगल है, तो युद्ध के थ्रू इन द एंड में मतलब दुर्गति मिलती है, ऐसा कुछ लिखा गया है। हालांकि चीन की कुंडली में भी उस दशा से देखें तो तृतीय भाव में सूर्य, बुध और केतु मिलते हैं जो कि मलेफिक हैं। तो हमारे लिए भी मतलब चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होगी, पर हमारी कुंडली में कई सारे योग हैं। हमारे जो नेता हैं उनकी कुंडली में भी युद्ध से जीत के योग हैं, तो हम उन पर भारी पड़ रहे हैं, ओवरऑल हम भारी पड़ रहे हैं। और उनके अगर नेता की जो कुंडली है वो कितनी सही है इस पर थोड़ा सा संशय है, पर उनकी कुंडली में विकास के योग हैं, इस तरह के योग हैं, देश की कीर्ति फैलाने के योग हैं, पर युद्ध में जीतने का कोई बहुत अच्छा योग नहीं है।
छठे भाव का जो स्वामी है वो जाकर द्वितीय भाव में बैठा है, ये एक अच्छा योग नहीं है जीत के लिए। इसके साथ साथ अगर इनकी दशाओं को देखा जाए तो इनकी काल चक्र की जो है एरीज की दशा चल रही है, जिसमें शुक्र बैठे हैं, अच्छी बात है। और उससे तीसरे में सूर्य, मंगल और बुध हैं। अगर इनकी नारायण दशा की बात की जाए तो वो वृक्षिस की चल रही है, उससे तीसरे भाव में राहु है। अगर विश्वोत्तरी दशा की बात की जाए तो मंगल और गुरु की महादशा चल रही है, मंगल और गुरु की। पर यहाँ तो कुंडली ही क्वेश्चन में है, और उनका जो टाइम का ही पता नहीं है। तो जब व्यक्ति के टाइम का पता ना हो तो उसमें फिर पंचांग का पता कर सकते हैं, मतलब उनकी तिथि पे जाना चाहिए। अब जिसका टाइम का ही शक है तो उस पर अब क्या कहेंगे। तो अगर हम उनकी तिथि को तिथि के अकॉर्डिंग करें तो उनकी जो है योगा वगैरह देखें तो उनका योगा व्याघाटा है, उनका करना विष्ठी है। व्याघाटा का मतलब होता है अचानक से कुछ ऐसा होना जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, एक चीज। दूसरा, इसके अकॉर्डिंग भी अगर ये सही हो भी, इनके खुद का जो नक्षत्र है वो उस स्टार में बैठा है जिसको डेने बेला कहते हैं। डेने बेला के बारे में लिखा गया राइज एंड सडन फॉल, मतलब बढ़ेगा आदमी और फिर गिर जाएगा। तो इस तरह का योग है। और इस कुंडली पे बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे तो चाइना की कुंडली पे ही हमें कहना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ तक है सही कुंडली नहीं है। अगर चाइना की कुंडली को देखें तो मंगल जिसकी दशा चल रही है वो स्टार में है, इसको कहते हैं डूबे इंग्लिश में DUVHE, ये अरब्स के स्टार्स हैं। इसके बारे में लिखा गया डिस्ट्रैक्शन, विनाश। तो अच्छे उसमें नहीं है, तारा अच्छा नहीं है। इसके अलावा बुध की जो दशा चल रही है तो बुध का जो स्टार है उसका नाम है एल्गोरव, रब बोलते हैं ना, रब, एल्गोरव। तो इसका नाम है ऑब्स्टिकल्स, मतलब कि मुसीबतें आएंगी। तो हर तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। वहीं अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया की पहली बात तो हमें टाइम परफेक्ट है। दूसरी बात, चाहे वो चरा दशा हो या फिर काल चक्र दशा हो या फिर सभी से हमको विजय के योग मिलते हैं। फिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उसमें भी विजय के योग मिलते हैं। हाँ, ये है कि कोई बहुत बड़े बदलाव होने के योग मिलते हैं। अक्टूबर के बाद जनवरी तक बहुत बड़े बदलाव होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि में जब भी राहु आते हैं या फिर कोई पाप ग्रह आता है वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सब मिलकर रहें, एक साथ रहें। और अगर हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो हम किसी भी तूफान को, किसी भी युद्ध को जीतने में समर्थ हैं। ये भारत ने भूतकाल में दिखाया है और आगे भी दिखाता रहेगा, क्योंकि भारत की ये शक्ति है। भारत की पड़ोसियों से ज़्यादा नहीं बनती है, उसका थोड़ा सा है कि सप्तम भाव में केतु हैं, तृतीय भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, तो तृतीय भाव पड़ोसियों को ही दिखाता है। इसके साथ साथ द्वितीय भाव में जो मंगल आए हुए हैं फिलहाल, मंगल जो हैं वो ग्रह में, घर में थोड़ा सा गर्मा गर्मी रहती है, अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स रहते हैं, पर वो उसकी एक खूबसूरती भी है। इसके अलावा अभी जो फिलहाल मंगल जो यहाँ पे आ रहे हैं, मीन राशि में जो आ चुके हैं, वो हमारे इस मंगल को देखेंगे तो ये अंदर जो हम लोग हैं, हम लोगों में थोड़ी भूत टालने की कोशिश की जा सकती है या होगी, या थोड़ा सा आपस में भी हमको बना के रखना है। जब भी युद्ध वगैरह का जो समय आता है उसमें हम सबको देश का साथ देना है, तभी हम इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से जीत हासिल कर पाएंगे। बाकी अगर इस इक्लिप्स की भी बात की जाए, इस ग्रहण की जो बात की जाए, जो पड़ रहा है, वो भी उसकी जो बॉर्डर लाइन जो जा रही है वो बहुत पास, उसका इफेक्ट जो है एक्टिवेट कर रहा है इस युद्ध को। और वो चाइना, इंडिया, ये जो क्षेत्र है भारत का, इसके ऊपर से होकर जा रहा है, उसका जो मेन इफेक्ट जो जा रहा है। तो ये इक्लिप्स भी इस बात को बता रहा है कि हाँ, समय तो अच्छा नहीं है, पर इसमें एक खुशी की बात यह है, इसमें एक शुभ बात यही है कि भविष्य जो भारत का है वो स्वर्णिम है। भविष्य जो भारत का है वो अच्छा ही है। थोड़ा सा समय कठिन है, उसको हमको मेहनत के साथ
हिम्मत के साथ धर्म पे चलते हुए निकालना है। हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने का विधान जो हम समझ में भी आ रहा है कि महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था दशरथ जी के लिए। तो यज्ञ करना, ईश्वर से प्रार्थना करना अपने देश के लिए, अगर सभी लोग इसको करते हैं हर दिन 5 मिनट, तो उससे भारत को सहायता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, क्योंकि शक्ति वास्तव में तो आती ईश्वर के थ्रू ही है, कर्मों के थ्रू ही है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना शांति बनाए रखें और जो भी नियम कानून है उनको फॉलो करें। और अगर कोई ऐसी बात है जो हम 100% नहीं जानते, उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे निर्णय ना लें, तो इससे भारत की सहायता होगी, भारत को आगे बढ़ने में हम लोग सहायता दे पाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा, कह सकते हैं कि भारत और चाइना को लेकर ये जो बातें हैं वो कितनी हैं, क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उस सब के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक बार कोरोना के ऊपर वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि जो कोरोना है वो करीब अक्टूबर नवंबर तक जाएगा। ये तब की बात है जब अक्सर लोग कह रहे थे कि मई के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो वो बात कहीं हद तक शायद ठीक हो, क्योंकि लग रहा है कि अभी तक तो नहीं हो रहा है, पर मैंने उसमें उसका आपको लिंक दिया है, आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं। और मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।